देखिए, विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत दो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसके पहले हमने पढ़ा था एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है। तो जो एवोल्यूशन जो होता है, तो विकास विचारधाराओं का इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन थॉट है। विकास का वास्तविक एवं अविवादप्रस्त विषय है। कोई संदेश नहीं है, निरंतर चलने वाली लंबी प्रक्रिया विकास कहलाती है। विकास के बारे में यूनानी, पूर्व डार्विनवाद, उत्तरा डार्विनवाद, इन्होंने सबने विकास के बारे में बताया। विकास के जो सिद्धांत जो होते हैं, इनमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। लीनियस ने, बफन ने, ठीक है, डी लैमार्कवाद ने, इन्होंने विकास के बाद अरास्तु ने अनुक्रम में अकार्बनिक पदार्थों को सबसे नीचे स्तर पर रखा। उनका मानना था कि उत्पत्ति कार्बनिक तत्वों के सीधे रूपांतरण द्वारा हुई। उन्होंने आजीवन या बायोजिनेसिस सिद्धांत को सही माना। ठीक है। स्वतः जननवाद को उन्होंने माना कि स्वयं ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे तीसरे से मतलब जैसे मान लो पेड़ पौधे, जंतु, समुद्री सी एनिमोन तीसरे समूह में समझाया। ऐसे गुणयुक्त होते हैं जो जंतु, उन्हें मानव को सबसे ऊपर रखा। और उन्होंने मानव को सबसे ऊपर रखा। इन्होंने फादर ऑफ फैमिली ट्री भी कहा जाता है। कुल वृक्षों का जनक भी इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ फैमिली ट्री। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें होंगी। फिर इसके बाद विकास के सिद्धांत के लिए डार्विन ने भी, चार्ल्स डार्विन जो थे, रैसल वेस्ले थे, इन्हें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन, मेन उन्होंने प्राकृतिक चयन और प्रजातियों की उत्पत्ति का वर्णन किया कि जो सिलेक्शन कर लेती हैं, स्ट्रगल कर लेती हैं या संघर्ष कर लेती हैं, वही जीवित रह पाती हैं। तो ये विकास का जो सिद्धांत है, बहुत सारे मत प्रदान किए। वीजमैन थे। वीजमैन ने जनन द्रव निरंतर या जर्म प्लाज्म थ्योरी प्रस्तुत की। इन्होंने कोशिका द्रव को दो भागों में बांटा, सोमेटिक और जर्म प्लाज्म के रूप में बताया। बीजमैन का जनन द्रव सूक्ष्म जटिल संरचनाओं का वर्णन किया, जो निरर्थक कहा गया। इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर अंग ऊतकों आदि पर इन्होंने इनके बारे में बताया। ठीक है। इसी के बाद डी व्रीज थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा अस्तित्व में संघर्ष, भिन्नता तथा वंशागत के फलस्वरूप क्रमिक परिवर्तन होते हैं और प्रजातियां जो इसमें संघर्ष कर लेती हैं, एक समूह होने लगता है और उनका चयन हो जाता है, तो वही जीवित रह सकती हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे डी ब्रीज। डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के बारे में बताया। डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत बताया। उनके अनुसार जैसे पौधे के तने की लंबाई, पौधे की आकृति, पुष्प की आकृति, ये सब क्या हैं, ये क्या होते हैं, अचानक होने वाले परिवर्तन। तो अचानक होने वाले परिवर्तन या उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं तथा ये निरर्थक भी होते हैं। देखिए, सभी जीवधानी उत्परिवर्तन प्राकृतिक प्रवृत्ति में पाई जाती है। उत्परिवर्तन का मतलब अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है और ये जो जीव, जो इसमें निवास करने वाले जीव हैं, वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को इसमें अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये भी क्या कहलाता है, विकास का सिद्धांत कहला गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ। फिर नव डार्विनवाद जो थे, न्यू डार्विनवाद जो था, न्यू डार्विनवाद में क्या बताया गया कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत जैव विकास की प्रक्रिया समझाया। ठीक है, नव डार्विनवाद ने। नव डार्विनवाद का मानना था कि इनके अनुसार मतलब उन्होंने सन 1800 वेंगर तथा भूगोलीय स्थानीय विलगन का सिद्धांत बताया। अनुवांशिक जीव संख्या के आधार पर महत्वपूर्ण खोज की। ठीक है। इन्होंने नौ डार्विन के बाद जो थे, इन्होंने जैव विकास के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए। ठीक है। नौ डार्विनवाद प्राकृतिक चयन सिद्धांत को पूर्णतः सहमत माना गया था। ठीक है। तो ये सब इतने सिद्धांत हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे विकास में, विकास के सिद्धांत में। स्टूडेंट, ये BSc थर्ड ईयर के थर्ड पेपर का है टॉपिक है। थैंक यू। फिर देखते हैं अपन कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचर सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति। इसमें लैमार्क है, डार्विनिज्म है, म्यूटेशन थ्योरी और न्यू डार्विनवाद है। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन को सबसे ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट दी। ठीक, प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि लैमार्क ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत की कि एक ही प्रजाति के जीवों में उसमें उभयजीवी और विषमपत्र दशा में पाए जाते हैं। ठीक है। तथा उन्होंने लैमार्क ने सीधे ये बता दिया कि वातावरण का भी सीधे मतलब मनुष्य के जो विकास उसमें प्रभाव पड़ता है। दूसरी आवश्यकता का प्रयोग, दूसरा आवश्यकता का प्रभाव जो है, तो आवश्यकता मतलब जिन अंगों की आकृति में परिवर्तन का कारण है, मतलब जिनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है उनकी आकृति में परिवर्तन होता है और इसी की आवश्यकता के कारण भिन्नता की दिशा को तीव्रता निर्धारित करती है। अभी आवश्यकता का भी प्रभाव लैमार्क ने बताया। तीसरा उपयोग और अनुपयोग। उन्होंने उपयोग, किसी भी अंग का सतत अगर प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या रहेगा, उसके आकार में भी वृद्धि बढ़ेगी और उसकी कार्य क्षमता लगातार बढ़ती ले जाएगी। लेकिन जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है वो
प्रयोग को त्याग देने पर उनके आकार और कार्य क्षमता में ह्रास होने लगता है, अतः यह अपकर्ष हो जाता है। अंगों के उपयोग में के आधार पर उन्होंने जिराफ की गर्दन का प्रयोग करके बताया था कि जिराफ की गर्दन के प्रयोग की उन्होंने बताया। पहले देखिए लोमड़ी के जैसे हुआ, फिर देखिए थोड़ा सा मतलब लोमड़ी जैसा हुआ, फिर ऐसे बकरी जैसा हुआ, फिर ऐसे धीरे बढ़ते बढ़ते ये वातावरण के अनुसार। तो जिराफ की गर्दन की लंबाई क्या, पहले देखिए चारों पैर और सिर एक समान था, फिर आगे के अग्रपाद और गर्दन थोड़ी लंबी हुई, फिर और लंबी, फिर और लंबी, फिर गर्दन में और लंबी होने। तो ये भोजन की पत्तियों, जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन हो गया और भोजन तक पहुंचने के लिए इनके दोनों आगे के पैर और गर्दन लंबी हो गई। क्या बताया कि अंगों के उपयोग और उपयोग के बारे में कि जिराफ की गर्दन इसका अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। ठीक है, गर्दन तथा आगे के पैर की लंबाई बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, तथा ये वंशागत होती गई और आधुनिक प्रजाति में भी इसका विकास हो गया। फिर चौथा, अर्जित लक्षणों की वंशागति। ऐसे लक्षण जो वातावरण कारकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण जीव पे उसके जीवन काल में विकसित होते हैं, अर्जित लक्षण कहलाते हैं। ऐसे लक्षण अगली पीढ़ी को स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि अगली पीढ़ी में ऐसी वातावरणीय परिस्थितियों का सामना करती हैं तो ये लक्षण अगली पीढ़ी में और अधिक तीव्रता से स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार संचयी प्रभाव अनंत नई प्रजाति को जन्म देता है, यानी प्रजाति में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। अर्जित लक्षणों की वंशागति को बताता है कि ऐसे लक्षण जो वातावरणीय कारकों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण जीव में अपने जीवन काल में विकसित होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे लैमार्क ने, जैसे कि बतख जो होती है या जलीय पक्षियों में के पैर में जाल पाया जाता है। ठीक है, जाल नहीं था, परंतु तैरने के लिए जाल पीछे ढकेलने की आवश्यकता के कारण अंगुलियों को फैलाने लगे और फैलाने के कारण इसमें जाल विकसित हो गए। मतलब उनका मानना था कि पहले जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनमें जाल या वेब नहीं पाया जाता था, परंतु जैसे जैसे अपनी अंगुलियों को फैलाने लगे तो इसमें जाल विकसित हो गया। इसी प्रकार इनने घोड़े की वंशावली में बताया कि जो पूर्वज घोड़े थे यो हिप्पस था, वो मुलायम भूमि पर रहते थे, उनके पैर छोटे थे, पैरों में 4 उंगलियां थी। पर जो इक्वस नामक जो अभी घोड़ा विकसित हुआ है उसके पैर में खुर पाए जाते थे। ठीक है, खुर पाए जाने लगे, तो ये भी इन्होंने क्या बताया, उपयोग और उपयोग के आधार पर बताया। इसके बाद आ जाते हैं डार्विनिज्म या डार्विनवाद जो था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1890 में हुआ। देखिए डार्विन जो थे 1890 में हुआ। ठीक है, और ये डार्विन जो थे ये एक चिकित्सक थे। डार्विन ने प्रारंभिक जो 16 वर्ष की आयु में डॉक्टर की पढ़ाई कर ली थी। तो ये तो सब डार्विन के बारे में है। डार्विन ने हर मैजेस्टिक शिप बीगल पर एक क्या किया, उन्होंने अवैतनिक प्राकृतिकवाद के रूप में यात्रा की। मैंने उन्हें बहुत सारे महाद्वीपों में क्या की, यात्रा की, और यात्रा करने के बाद ज्वालामुखी के आर्कीपिलेगो गैलापेगोसा जो था, गैलापेगोसा नामक एक जो था द्वीप था, वहाँ पे ये गए और उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी जियोलॉजिकल सोसाइटी में इन्होंने क्या बताया कि वोगे ऑफ द बेगल तैयार किया, तथा उन्होंने क्या किया कि इनमें सोसाइटी में गए और उन्होंने डार्विन ने विभिन्न प्रकार के लक्षणों के बारे में, अस्तित्व के संघर्ष की, योग्यतम जीव सकता है, प्राकृतिक वर्ण आदि चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, तो डार्विन के जो मौलिक तथ्य थे या व्याख्या थी, वह जीवों में प्रचुर जनन क्षमता। पहला क्या था कि प्रत्येक प्रजाति में प्रचुर जनन क्षमता पाई जाती है, अपनी जीव संख्या की ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के लिए एक मादा सलेमान मछली एक जनन काल में लगभग 2.8 करोड़ अंडे देती है। सुक्त एवं एक वर्ष में 6 करोड़ तक के एक्सकेरिस 2.5 करोड़ अंडे देता है। यह प्रजातियों की जीव संख्या स्थिर रहती है, तो पीढ़ी में केवल 2 सदस्य ही जीवित बनने चाहिए। तो आकलन ने उन्होंने बताया कि एक जोड़ी मक्खी द्वारा अगस्त के महीने में अंडे जो लार्वा बने रहते हैं, तो क्या 1.91 गुणे 10⁻14 मक्खियाँ उत्पन्न होती हैं। परंतु यह पाया गया कि प्रत्येक पीढ़ी में वृद्धि प्राप्त करने वाले सदस्यों की संख्या अत्यंत कम हो गई, अर्थात वातावरणीय दशाओं के कारण जन्मे सदस्यों की संख्या अत्यंत बचे रहने वाले सदस्यों की संख्या से बहुत कम थी। अतः इससे ये पता चलता है कि एक बड़ा अनुपात जीवित नहीं रहता, यानी जनसंख्या तो बढ़ती है पर एक बड़ा अनुपात जीवित नहीं रहता। तो पहला ये हो गया। ठीक है, मतलब दूसरा हो गया, मतलब इस मेन तत्व थे जीवन संघर्ष, योग्यतम जीव की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयन जिसको नेचर सिलेक्शन कहते हैं। और तीसरा क्या हो गया इसका, नई जात की प्रजातियां। दूसरा देखिए अस्तित्व के लिए संघर्ष। अस्तित्व के लिए संघर्ष मतलब स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस, या फिर अस्तित्व के लिए संघर्ष के अंतर्गत कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, भोजन की कमी वगैरह जो होती है इसके लिए उनको सर्वाइव करना पड़ता है। इसमें ये 3 प्रकार के थे। ठीक है,
अंतरजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष और वातावरण के प्रति संघर्ष, ये देखिए 3 लिखे हुए हैं। अंतरजातीय संघर्ष मतलब एक ही जात के सदस्यों के मध्य जब होता है, इसे हम निकेत भी या निच भी कहते हैं। अंतरजातीय संघर्ष 2 अलग अलग जातियों के बीच होता है। वातावरण के प्रति संघर्ष मतलब नमी, सर्दी, सूखा आदि से यदि जीव लड़ने के लिए सक्षम होता है तो वह जीवित रह सकता है, अन्यथा वो सर्वाइव नहीं कर पाता। भिन्नता और आनुवांशिकताएं, देखिए भिन्नता और आनुवांशिकताएं भी जो होती हैं बहुत सारे परिवर्तन लाती हैं, जिसके कारण जीवों में ये लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इससे क्या, भिन्नता के कारण ही जीवों में डार्विन भिन्नताएं लाभकारी भी होती हैं और हानिकारक भी हो। प्राकृतिक चयन, नेचर सिलेक्शन का मतलब केवल वही जीव जीवित रह सकता है जो प्राकृतिक में अपने अनुसार ढाल लेता है, अन्यथा जीवित नहीं रहता। यानी योग्यतम जीव वही पाया जाएगा जो कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लिया। प्रजातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक वर्ण या ओरिजिन ऑफ अस्तित्व में संघर्ष, भिन्नता तथा वंशागत के फलस्वरूप क्रमिक परिवर्तन होते हैं, और प्रजातियां जो इसमें संघर्ष कर लेती हैं, एक समूह होने लगता है और उनका चयन हो जाता है, तो वही जीवित रह सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे डी ब्रीज। हुंगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के बारे में बताया। डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत बताया। उनके अनुसार जैसे पौधे के तने की लंबाई, पौधे की आकृति, पुष्प की आकृति, ये सब क्या है, ये क्या होते हैं, अचानक होने वाले परिवर्तन। तो अचानक होने वाले परिवर्तन या उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं तथा ये निरर्थक भी होते हैं। देखिए, सभी जीवधानी उत्परिवर्तन प्राकृतिक प्रवृत्ति में पाई जाती है। उत्परिवर्तन का मतलब अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है, और ये जो जीव जो इसमें निवास करने वाले जीव हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को इसमें अडाप्ट कर लेते हैं। तो ये भी क्या कहलाता है, विकास का सिद्धांत कहला गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ। फिर नव डार्विनवाद जो थे, न्यू डार्विनवाद जो था, न्यू डार्विनवाद में क्या बताया गया कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत जैव विकास की प्रक्रिया समझाया। ठीक है, नव डार्विनवाद ने, नव डार्विनवाद का मानना था कि इनके अनुसार मतलब उन्होंने सन 1800 वेंगर तथा भूगोलीय स्थानीय विलगन का सिद्धांत बताया। अनुवांशिक जीव संख्या के आधार पर महत्वपूर्ण खोज की। ठीक है, इन्होंने नव डार्विन के बाद जो थे, इन्होंने जैव विकास के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए। ठीक है, नव डार्विनवाद प्राकृतिक चयन सिद्धांत को पूर्णतः सहमत माना गया था। ठीक है, तो ये सब इतने सिद्धांत हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे विकास में, विकास के सिद्धांत में। स्टूडेंट, ये BSc थर्ड ईयर के 3rd पेपर का है टॉपिक है। थैंक यू। फिर देखते हैं अपन कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचर सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति।